हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको डीप इकोलॉजी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, इस टर्म को सबसे पहले अर्नेस्ट नस ने 1972 में क्वाइन किया था। सबसे पहले उन्होंने इसका प्रयोग किया था और इसको समझाया था। और ये कॉन्सेप्ट जो है कहता है कि रेडिकल मीजर्स अपनाना चाहिए जिससे नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कि मनुष्य के ऊपर उस इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव है ये सोचे बिना उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जैसे जहाँ पर वेटलैंड्स हैं, जैसे ब्राज़ील के पेंटानल की बात किया जाए, बहुत विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड है, या सवाना ग्रासलैंड की बात किया जाए, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उससे हमें क्या मिलेगा। वो जहाँ जैसे है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में यही है ह्यूमैनिटी के भी और बाकी सबके भी, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज़ नो डिफरेंट दैन अदर लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। मतलब हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग भी एक लाइफ फॉर्म है, हमें ये समझना पड़ेगा। ये इस कॉन्सेप्ट में कहा गया। तो डीप इकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन कोई अलग से बहुत महत्वपूर्ण स्पीशीज नहीं है। ये बस वैसे ही है जैसे कि कोई बरगद का पेड़ या कोई भी पेड़ या कोई भी जीव, जैसे हिरन या शेर या कोई भी जीव। तो कोई एनिमल या कोई प्लांट, ये सब अपने आप में इनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और ह्यूमंस की भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो हम उनसे सुपीरियर नहीं हैं या हम उनके ऊपर शासन करने नहीं आए हैं, ऐसा डीप इकोलॉजी में माना जाता है। इकोसॉफी, अर्निस ने इकोसॉफी टर्म भी क्वाइन किया था उसी समय, और उन्होंने इसको डिफाइन किया कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो इकोलॉजिकल हार्मनी या इक्विलिब्रियम की बात करती है, जो पूरे विश्व के नेचुरल इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल हार्मनी या इक्विलिब्रियम की बात करती है। इट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ इकोलॉजिकल हार्मनी और इक्विलिब्रियम इन द ग्लोबल नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसॉफी ये भी महत्वपूर्ण है। अब बात किया जाए कि क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं डीप इकोलॉजी के। ये देखिए, कहा जा रहा है कि ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस ऑन अर्थ हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसा अभी बताया गया कि सबके अंदर एक कुछ वैल्यू है जो उनमें अंतर्निहित है। ठीक है, अलग से उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जीवित हैं, एक लाइफ फॉर्म है, तो उनके अंदर एक वैल्यू है। और रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर वैल्यू इन देमसेल्व्स। तो जो डाइवर्सिटी है या रिचनेस है किसी लाइफ फॉर्म की या लाइफ फॉर्म्स की, तो वो अपने आप में खुद एक वैल्यू है। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, तो इनकी जो डाइवर्सिटी है, या बर्मा रीजन है या सुंडा है, तो इनकी जो रिचनेस है या डाइवर्सिटी है, वहाँ पे जो लाइफ फॉर्म्स की जो बायोडाइवर्सिटी है, तो अपने आप में एक वैल्यू है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जीडीपी पे क्या असर आ रहा है। जीडीपी एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जीडीपी लेकर या पैसे लेकर, ये सब ह्यूमंस ने बनाए हैं अपनी सुविधा के लिए। एक लंबे समय में अगर पृथ्वी पर डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है या पृथ्वी का पर्यावरण बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो वो पैसे से बहुत कुछ मिल नहीं पाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ है कि जो लोग मंगल ग्रह और चंद्रमा पर और यहाँ वहाँ खोज रहे हैं जीवन, तो इतना आसान नहीं है। और ना तो इतना आसान है कि प्रकाश की गति से चलने वाले आप रॉकेट बना लें, और ना तो इतने ज़्यादा लोगों को आप लेके जा सकते हैं। ये सब फिल्मों में ही ठीक लगता है। वास्तविकता में आपको पृथ्वी को ही रहने लायक बनाना होगा और पृथ्वी पर ही जीवन को बचाए रखना होगा। ठीक है। ह्यूमन्स शुड नॉट ओवर एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए, ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को, जो बंद होना चाहिए, अन्यथा नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। फ्लोरिशिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर टुगेदर विद प्लांट्स एंड एनिमल रिक्वायर्स सब्सटेंशियल डिक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन टू मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। तो देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन को अब बढ़ना तो नहीं चाहिए, और बल्कि धीरे धीरे उसमें स्टेबिलिटी आकर धीरे धीरे घटना चाहिए पूरे विश्व में। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन इस प्रकार बढ़ता रहेगा तो प्लांट्स और एनिमल की लाइफ धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। सिर्फ ह्यूमन ही ह्यूमन बचेंगे, और पैरासाइट्स बचेंगे और वायरस बचेंगे। ठीक है, तो ये समझना होगा कि अगर हेल्दी लाइफ जीनी है तो प्लांट्स और एनिमल्स को भी हमें जीने देना होगा। अगर केवल ह्यूमंस बढ़ते जाएंगे तब तो फिर
कहना ही बेकार है कि मतलब आने वाले समय में क्या होगा। और बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग अपनी संस्कृति के नाम पे या कल्चर के नाम पे या धर्म के नाम पे आबादी बढ़ाने की वकालत करते हैं। मतलब खुले दिमाग से उनको सोचना चाहिए कि मतलब हम सब पृथ्वी से ही निकले हैं। सारी विचारधाराएं, सारी फिलॉसफी ये पृथ्वी से जो ह्यूमन डेवलप हुआ, फिर एक ह्यूमन एक वास्तव में एक लाइफ फॉर्म ही तो है। विकसित होते होते बन गया, उसके पास दिमाग आया तो फिर सोचने लगा ना कि ये है वो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ अपनी कोई विचारधारा नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इस डीप इकोलॉजी को आप ध्यान से देखें तो आपको ये एक सही बात लगेगी और फ्यूचर के लिए सही है। ह्यूमन इंटरफेरेंस इन अदर लाइफ फॉर्म्स मस्ट बी मिनिमाइज्ड, क्लियर है। नॉन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी शुड बी अबैंडन्ड इन फेवर ऑफ इको फ्रेंडली वन, ठीक है। तो ऐसी तकनीक छोड़ देनी चाहिए जो इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। और ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो दूसरे लाइफ फॉर्म में मिनिमाइज होना चाहिए। मतलब जैसे हम चिड़ियाघरों में जानवरों को रखते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, क्यों वो हमारे कैदी नहीं है। दे आर नॉट आवर प्रिजनर्स एंड वी हैव नो राइट टू कॉज सच सफरिंग ऑन देम। मतलब इतना ज़्यादा हम उनको दुख पहुंचाते हैं, ऐसा उन्होंने क्या हमारा बिगाड़ दिया? लेकिन नहीं, मतलब मनुष्य की सोच है। देयर शुड बी आइडियोलॉजिकल चेंज रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द वेस्टर्न आइडियोलॉजी एंड कल्चर। तो देखिए, वेस्टर्न आइडियोलॉजी और कल्चर में चेंज आना बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के जो उनका एक पैमाना है उसको लेकर, क्योंकि उसी को पूरी दुनिया में कॉपी किया जाता है। पहले बहुत सारे लोग, जैसे पूर्वी एशियाई देशों में लोग बड़ी शांति से रहना पसंद करते थे, वो सामान्य जीवन जीना पसंद करते थे। लेकिन वेस्टर्न आइडियोलॉजी को अब ये भी पूरी तरह से कॉपी कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, चीन है, साउथ कोरिया है, जापान है। मतलब इतना ज़्यादा कंजप्शन, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ भी आ रही हैं। तो ये एक पूरी मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है, ये डीप इकोलॉजी का सिद्धांत कहता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।